हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैंने कोटा फैक्ट्री का सीजन 1 सीजन 2 दोनों देख लिया है। सीजन 1 का मैं रिव्यू आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं और सीजन 2 का एग्जैक्ट रिव्यू डीपर इनसाइट में बोलूँगा इसको रिव्यू से ज़्यादा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और स्पेसिफिकली मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। आप समझ लीजिए आपका बड़ा भाई शेयर कर रहा है मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैं क्या बनना चाहता था, मैं क्या बन गया, क्या मैं टॉप रैंकर था, क्या मैं फिर भी सक्सेसफुल हूँ कि नहीं हूँ। इससे अगर आपके लाइफ में भी कोई लेसन आ जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। फिलहाल जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो दोस्तों ये कि जो कोटा फैक्ट्री थी किसके बारे में, ये किसकी तरफ टारगेटेड थी। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर जो फ्लॉज हैं जिसको हम रैंकिंग के वजह से तोलने लग जाते हैं और हर तरफ एक प्रेशर कुकर क्रिएट हो जाता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे टीचर्स इस तरीके के हों, चाहे वो खुद रैंक होल्डर्स हों, बट एट द सेम टाइम दे मे नॉट बी ग्रेट टीचर्स, दे मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन द मेथड्स बिहाइंड द मैडनेस। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि लालची हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इतनी बड़ी कंट्री के अंदर इतने सारे लोग और इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी जो इसको बिजनेस की तरह चला रहे हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है जब मैं अपनी सीए की प्रिपरेशन कर रहा था। एक सर थे, मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला यार आपके ना नंबर ठीक नहीं आए हैं तो मैं आपको कोचिंग ही नहीं दूंगा। तो मैंने बोला भैया आपके पास आए ही इसलिए ताकि मेरे नंबर इंप्रूव हो जाएं, बट वो ऐसे ही स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं जिनके नंबर्स पहले से ही ठीक है तो उसकी सिर्फ फाइन ट्यूनिंग कर पाएं। और फिर उसके बाद मुझे एक ऐसे सर मिले जिन्होंने बोला कि बेटा अगर आप फेल भी हो गए हो ना तो मैं आपकी रैंकिंग लेके आ पाता हूँ। तो मुझे जब मैं जीतू भैया की कहानी सुनता हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं वो एक रिलेटेबिलिटी यहाँ पर लगी। ऐसे टीचर्स वाकई होते हैं जो आपको फ्रॉम स्क्रैच आपके फंडे इतने क्लियर कर देते हैं, यू स्टार्ट इंजॉइंग इट। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक बलबीर सिंह करके टीचर होते थे, ये मैं जब सीए फाउंडेशन करने की कोशिश कर रहा था तब वो होते थे और वो काफ़ी ज़बरदस्त टीचर थे यार। वो क्या करते थे कि अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में भी खुद ही क्वेश्चन लिख लेते और वहीं पर ही वो आंसर फॉर्मुलेट करते थे। 1-1.5 घंटे की एक्सरसाइज होती थी बोर्ड, और जो बंदा उनके सामने बुक लेके बैठता था ना उसकी तो खूब पिटाई होती थी, बुक फाड़ ही देते थे वो। तो वो इतने ज़्यादा थे, उन्होंने पीएचडी कर रखी थी अकाउंटेंसी में। वो बोलते थे कि मैं आपके फंडे क्लियर करने आया हूँ, ये रटी रटाई चीज़ों पे विश्वास मत करो। जो मुझे महेश्वरी इंस्टीट्यूट में दिखा और जो प्रोडिजी में थोड़ा कम दिखा बिकॉज ऑफ जीतू भैया, और उसके बाद जो एमर्स था उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम दिखा, जहाँ पर आपके फंडे क्लियर करना चाहते हैं बहुत ही लाइट हार्टेड तरीके से अलग अलग मेथड से। और सेकेंड हमें दिखता है दोस्तों माँ बाप का पूरा फंडा, जो माँ बाप किस तरीके से एक प्रेशर कुकर के अंदर हैं, क्योंकि वो लोग भी किसी न किसी वजह से, किसी न किसी लिमिटेशन की वजह से, फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से भी बच्चों को भेजते हैं 11th और 12th की प्रिपरेशन कराने के लिए कोटा जैसे शहर के अंदर, ताकि उनको माहौल मिले, ताकि वो प्रिपेयर हो पाए। लेकिन नंबर 1 दोस्तों एक ही होता है, और नंबर 1 सिर्फ आप कोचिंग से नहीं प्राप्त कर सकते हो, अपनी मेहनत कर सकते हो, बट रियलिटी ऑफ लाइफ है कि आपके अंदर एक नेचुरल नैक, नेचुरल टैलेंट भी होता है, आप उसको नर्चर करके आगे बन सकते हो। हर बंदा धोनी नहीं बन सकता है, कुछ नेचुरल गॉड गिफ्टेड चीज़ें भी होती हैं। ये सिखाने वाली चीज़ें नहीं हैं इंडिया के अंदर, चाहे बाहर भी ये होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। यू शुड पुट योर बेस्ट एफर्ट फॉरवर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 ही बन जाओगे और 1 को लेके दिल ही लगा लो। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को कोटा फैक्ट्री के अंदर दिखी कि व्हाट इज इट ट्राइंग टू टीच, तो हमें 3 अलग अलग, जैसे मैंने बोला, इंस्टीट्यूट दिखते हैं। जैसे एक महेश्वरी का मेथड है कि डू एज डायरेक्टेड, एक प्रोडिजी है विच इज़ अ मिक्स डू एज डायरेक्टेड, और साथ में जो जीतू भैया जैसे कुछ हमें दिखते हैं टीचर्स जो आपको फ्लेक्सिबल तरीके से समझाते हैं, आपकी रियल लाइफ इंस्टेंसेस को उठा के वो अपनी एजुकेशन के करिकुलम में ब्लेंड करके आपको कुछ नया सिखाना चाहते हैं। और एमर्स में तो उनका खुलने का मुद्दा ये था कि बिल्कुल इसी तरीके की पढ़ाई हो। तो जीतू भैया के साथ जो रिलेटेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो जो एम है इस सीरीज का कि इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम अब ग्रेजुएट हो जाना चाहिए, जहां पर आपको लाइफ के लेसन्स के साथ मिक्स करके ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए, एजुकेशन समझानी चाहिए, ताकि आपको उसका प्रैक्टिकल यूसेज पता चले, ताकि आप सब्जेक्ट को ना जेन्युइनली फील कर पाओ, लव व्हाट यू डू। और वो जो 21 दिन की जो हैबिट वाली जो कहानी उन्होंने सिखाई वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगी। मेरे अंदर भी बहुत सारी बुरी आदतें जैसे बहुत से लोगों के अंदर होती हैं। आई विल ऑल्सो ट्राई टू प्रैक्टिस दैट 21 वाले दिन का, या तो कुछ छोड़ने का या फिर कुछ लत लगाने का। अब तीसरी जो चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों वो है कि सीजन
2 में इफेक्टिवली हमें क्या दिखाया गया? देखो सीजन 1 में हमें ये दिखाया गया था कि बच्चे जो हैं उनकी मनोदशा क्या होती है जब वो ये प्रिपरेशन करने निकलते हैं IIT वगैरह की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। सीजन 2 के अंदर हमें और डीपर लाइफ्स दिखती हैं फ्रॉम द लेंस ऑफ लेट्स से वैभव, मीना हो, चाहे वर्तिका हो, चाहे उदय हो जो बड़ा फनी सा कैरेक्टर है। अब इन सब चीज़ों से हम इन सब कैरेक्टर्स के साथ और ज़्यादा रिलेट करने लग जाते हैं। और डायरेक्टर साहब ने बोला कि भाई देखो पूरे इंस्टीट्यूट का तो मैं मनोदशा या फिर उसका बिहेवियर नहीं दिखा सकता हूँ, बट मैं क्या दिखा सकता हूँ कि वैभव किन किन प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है, चाहे उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे उसको बीच में जॉन्डिस हो जाता है, चाहे वो मीना की जो इश्यूज है जैसे उसकी बॉडी चेंज हो रही है, इज अनेबल टू रिकग्नाइज, वर्तिका का क्या प्रॉब्लम है, शी इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट, उसको ऐसा लगता है उसके नंबर कम ना आ जाए, उसका जो फियर फॉर एग्जाम्स है वो कैसे ओवरकम करती है। उदय इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, लीनियंट सा है थोड़ा पढ़ाई को लेके, वो क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों कहीं ना कहीं डीपर जो लाइफ ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको दर्शाती हैं। ये सबके साथ ही होता है, ऐसा नहीं है कि जो वैभव के साथ हो रहा है वो मीना के साथ नहीं होगा और जो मीना के साथ हुआ है वो वर्तिका के साथ नहीं होगा। ये सबके साथ सब कुछ होता है। तो ये सबके यूनिक केसेस नहीं है, ये कंबाइंड टुगेदर एक ही जने के साथ होता है। अब दोस्तों चौथा बहुत बड़ा जो सवाल है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनआंसर्ड रह गया, शायद सीजन 3 के अंदर दिखाया जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैं IIT करूं ही क्यों। मतलब जिस तरीके से ह्यूमंस को दिखाया गया वो ऑलमोस्ट एक ऑब्जेक्ट बन गए, क्योंकि जब आप लास्ट सीन में देखते हैं कि पोस्टर्स लग रहे हैं नंबर 1 के, JEE के, JEE एडवांस के, तो आप क्या देखते हैं कि मतलब पोस्टर के आगे और पीछे दोनों साइड कुछ स्टूडेंट्स के नाम है। तो जिस साइड का जो विनर आ जाता है वो आप पोस्ट करके लगा देते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इनह्यूमन लगा, इनसेंसिटिव लगा, बिजनेस लगा। इसके अंदर आप बच्चों को ग्रेट स्टूडेंट्स नहीं बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो उनको कि भाई एक पुतले हैं और आपके बिजनेस में वो हेल्प कर रहे हैं। और बात जो मैंने आपसे बहुत ज़रूरी करनी है वो है राइटिंग और एक्टिंग की। तो दोस्तों जो राइटिंग और एक्टिंग यहाँ पर हुई है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, क्योंकि जिस बंदे ने ये लिखा है आई थिंक शायद वो भी IIT वाली लाइफ जी चुका होगा, तभी वो ये इंसाइट्स बहुत अच्छे से पकड़ पाया। वो ये पकड़ पाया कि सबके मुद्दे क्या होते हैं, सबकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, सब किस वो बोलते हैं ना रास्तों से गुजरते हैं। ये सब चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाई हैं। लास्ट का जो सीन है जो थोड़ा सा दहला देता है, पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है कि सुसाइड हुआ है ये पता नहीं, बट डायरेक्शनली वो सुसाइड लग रहा है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसने नोटिस करी होंगी या वो गुजरा होगा इससे, वो था। और साथ ही साथ में जो इन्होंने एक्टर्स लिए ना TVF ने, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि TVF बोलता है कि भैया ऐसा है अगर आपको एक्टिंग आती है तभी मैं आपको लूँगा, नहीं तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड इन माई कॉन्टेंट पीसेज, वेदर इट इज़ अ स्मॉल शॉर्ट फिल्म और वेदर इट इज़ सीरीज। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा। तो चाहे वो वैभव हो, जो कि मुझे ऐसा लगता है शायद टीन एज का फरहान अख्तर है, उसकी वॉइस भी बिल्कुल वैसी है, बट जो इनोसेंस नज़र आती है, जो कॉन्फिडेंस नज़र आता है कि कुछ स्पार्क नज़र आता है कुछ करने गुजरने का, बहुत ही बढ़िया एक्टर है। फिर मुझे जो है कैरेक्टर उदय का, जो कि हेल्पफुल एक फ्रेंड है, थोड़ा ढीला है, थोड़ा कैजुअल है, शायद उसके घर वाले भी ठीक ठाक स्थिति में है फाइनेंशियली, वो अच्छा लगा मुझे। वर्तिका का जो वो फर्स्ट लव वाला जो था सीन वो बड़ा पसंद आया मुझे। मीना जो एक स्मॉल टाउन से आया है लेकिन फिर भी IIT का सपना लेके आया, वो ये सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। और जैसे उनकी अपब्रिंगिंग है, उस अपब्रिंगिंग का जो रिफ्लेक्शन है उनकी एक्टिंग के अंदर, उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल और उनकी चॉइसेस बहुत अच्छे तरीके से ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये काफ़ी मेच्योर तरीके की राइटिंग भी है, एक्टिंग भी है। और मैं बोलूँगा जो इन्होंने कट्स रखे हैं ना, मतलब सिर्फ 30-30 मिनट के जो एपिसोड रखे हैं, 5 एपिसोड आए हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको ये तो बोर नहीं करता, फटाफट चलता अपने मुद्दे पे आ जाता है। दोस्तों लास्ट मुद्दे के ऊपर कि भाई साहब ऐसा है कि जब आपको ये प्रिपेयर करना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन के लिए जो प्रेशर कुकर बनता है उसको कैसे हैंडल करें। ये नंबर 1 नंबर 2 की रेस जो है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे IIT करके ही सिर्फ सक्सेस मिलती है कि नहीं मिलती है। तो मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से आपको बताता हूँ। देखो मैं भी CA बनना चाहता था, मैं भी चाहता था कि मैं CA बन के पता नहीं क्या करूँगा, मेरे को तो ये भी नहीं पता था CA बन के मैं क्या करूँगा, पर फाउंडेशन किसी तरीके से क्लियर करी। फिर ये रियलाइज हो गया कि इंटरमीडिएट तो नहीं हो पाएगा, फिर मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। फिर BCom ऑनर्स किया, BCom ऑनर्स करते करते ये समझ नहीं आया कि BCom ऑनर्स क्यों कर रहे थे, क्योंकि दुनिया कर रही थी।
लेकिन डजेंट मीन दैट आई एम नॉट सक्सेसफुल. आई एम वेरी मच सक्सेसफुल. मे बी आई एम अर्निंग मोर देन वट अदर पीपल्स आर अर्निंग. हाँ, ये भी ज़रूरी है कि सक्सेस का मैट्रिक्स क्या है ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सक्सेस का मैट्रिक्स सिर्फ नंबर नहीं होते हैं. तो सक्सेस का जो मैट्रिक्स होता है दोस्तों वो बहुत अलग होता है. इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रीट स्मार्ट गाय, अगर आप इसका मतलब समझते हैं, जहाँ पर आप एजुकेशन में अच्छे हैं, जहाँ पर आप लोगों को समझ पाते हैं, आप इमोशनली उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, आप घर परिवार जिसकी वजह से आपको धरती पर जन्म दिया गया उनको टाइम दे पा रहे हैं. ये नहीं कि आपने बस IIT के बाद कोई नौकरी कर ली और घर संसार छोड़ छाड़ के आप सिर्फ ऑफिस में ही पड़े रहते हैं और 2-4 घंटे की सिर्फ घर में शक्ल दिखा रहे हैं. ये सब नहीं है. सक्सेस को आपको अपने दिमाग में पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि जब कभी भी आप कोई प्रोफेशनल एंडेवर लेते हैं वो अपनी परिवार के लिए लेते हैं ताकि वो परिवार जो है अच्छा जीवन व्यतीत कर पाए. वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट क्या हो रही है. और आपको ये भी अपने ताप से आंसर करना होगा कि ये जो सक्सेस मैट्रिक्स है ये आप परिवार के लिए कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं. बहुत सी बारी हम बोलते हैं परिवार के लिए कर रहे हैं लेकिन आप अपने लिए करने लग जाते हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी होगी. और सक्सेस दोस्तों, मैंने बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा कहीं किसी को हर्ट ना हो जाए, बट वो लोग बहुत पीछे थे. मतलब अगर मेरी 30 जनों की स्टूडेंट की क्लास होती थी तो शायद उनका नंबर आता होगा 24वां 25वां, लेकिन वो मेरे से करीबन 10 गुना ज़्यादा कमाते होंगे. आज बहुत सक्सेसफुल हैं, अपनी कंपनी चला रहे हैं. बहुत से लोगों को बड़ी बड़ी सैलरी में, लाखों की सैलरी में लाके इनको एम्प्लॉय किया हुआ है. तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो सक्सेस का मैट्रिक्स ये नहीं है कि आपके नंबर IIT में या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाए कि नहीं बन पाए. बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको देख के मैं बनना चाहता था, जो 500 रुपये में सिर्फ लोगों की ITR भर रहे हैं. तो स्मार्ट बनिए, अलर्ट बनिए, खुश रहिए, तो आपके जो सक्सेस है वो अपने आप आपके पास आएगी. सक्सेस का मैट्रिक्स जो है वो डिफाइन करिए. तो मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी तरफ से कोटा फैक्ट्री को समझाने की कोशिश करी है. अगर आपको कोई और कुछ बात करनी है, कुछ लाइफ कोचिंग चाहिए, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लेना. मूवी शूवी ही वहाँ पर मेरा हैंडल है. आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज फार एज पॉसिबल. बाय बाय.